नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर वेक्टर फॉर्मेशन। देखो ये मैथमेटिकल फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम भविष्य में जो भी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं वो एग्जैक्टली वेक्टर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ते हैं, और वहां पर फोर डायमेंशन जो है वो एग्जैक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम आज यही सीखेंगे कि फोर वेक्टर फॉर्मेशन किस प्रकार किया जाता है। देखो एग्जैक्टली अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस के बारे में पढ़ा, जहां पर क्या होता था, तीन कोऑर्डिनेट होते थे आपके। तीन कोऑर्डिनेट कौन से होते थे देखो आपके, आपका x1 x, x2 y, x3 z। ये एग्जैक्टली आपके तीन कोऑर्डिनेट होते थे। तीनों जो कोऑर्डिनेट होते थे वो क्या होते थे, लेंथ के कोऑर्डिनेट होते थे। ठीक है, आपकी दूरी को बताने में काम आते थे। ठीक है, x डायरेक्शन में इतनी दूरी है, y डायरेक्शन में इतनी दूरी है और z डायरेक्शन में इतनी दूरी है। अब एग्जैक्टली देखो कि फोर्थ जो डायमेंशन होगा, यानी कि फोर डायमेंशन वेक्टर बनाएंगे या फोर डायमेंशन ज्योमेट्री बनाएंगे, तो वहां फोर्थ जो हमारा डायमेंशन होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा। तो देखो एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम हरमन मिन्कोव्स्की इंट्रोड्यूस फोर कोऑर्डिनेट स्पेस इज कॉल्ड मिन्कोव्स्की स्पेस। देखो सबसे पहली बार हरमन मिन्कोव्स्की ने फोर स्पेस के बारे में बात करी। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर एक यूक्लिडियन स्पेस में जो आपके तीन कोऑर्डिनेट है, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट और जोड़ा जा सकता है। वो चौथा जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो एग्जैक्टली टाइम का कोऑर्डिनेट हो सकता है। ठीक है, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट इज ए टाइम। ठीक, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जो फोर्थ कोऑर्डिनेट जो टाइम है वो एग्जैक्टली किसका डायमेंशन क्या है, उसका डायमेंशन सेपरेट है, टी डायमेंशन उसका, यानी सेकंड्स में है। लेकिन एग्जैक्टली हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ले रहे हैं वो कौन से कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, वो लेंथ के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। लेंथ का कोऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ, x y z इन फॉर्म ऑफ ए लेंथ। ठीक है, तो हरमन मिन्कोव्स्की ने कहा कि जो फोर्थ कोऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ, आपका जो x4, ठीक है, जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, इसलिए आपका टाइम का कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि फोर्थ कोऑर्डिनेट का जो डायमेंशन था वो एग्जैक्टली इन तीनों कोऑर्डिनेट के डायमेंशन से मैच नहीं खा रहा था। देखो एग्जैक्टली मिन्कोव्स्की स्पेस के बारे में, ठीक है, मिन्कोव्स्की स्पेस के बारे में हम एग्जैक्टली एक लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं। ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को आप इस लेक्चर के बाद जरूर देखना, क्योंकि इस लेक्चर में हमने ये शो किया है कि मिन्कोव्स्की ने किस प्रकार फोर्थ कोऑर्डिनेट को लिया और किस प्रकार उसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि वो फोर्थ कोऑर्डिनेट जो हमने एज्यूम किया है वो एग्जैक्टली राइट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखो एग्जैक्टली जो फोर्थ कोऑर्डिनेट ने क्या कहा, टी कहा, लेकिन उसका डायमेंशन क्या है, उसका डायमेंशन इन सेकंड है। ठीक है, मतलब यूनिट क्या है उसकी सेकंड है, लेकिन यहाँ यूनिट क्या है, लेंथ है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो सिंपल फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी अगर हम इस कोऑर्डिनेट को स्पीड ऑफ लाइट के रेफरेंस पर ले, यानी प्रकाश की गति के रेफरेंस पर ले हम अगर, तो वहां क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, प्रकाश की वेलोसिटी c होती है आपकी, और वो जो भी डिस्टेंस तय करती है d, और आपका टाइम t। तो देखो यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी, c गुना t, या सिंपल हम कह सकते हैं वेलोसिटी गुना टाइम। ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पर एक वेलोसिटी का टर्म और ऐड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, एग्जैक्टली वेलोसिटी गुना टाइम, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, आपका लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली तीनों डायमेंशन से सेम है। तो यानी कि मिन्कोव्स्की ने पहली बार कहा कि फोर्थ जो आपका कोऑर्डिनेट होगा उसमें टाइम का कंपोनेंट होगा। ठीक है, और गुणा में क्या होगी, वेलोसिटी होगी। वो क्यों किया, ताकि डिस्टेंस का डायमेंशन बन जाए। ठीक है, उन्होंने एक मेन बात और कही कि जो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट जो हम टाइम ले रहे हैं इसका एग्जैक्टली फिजिकल कोई एक्जिस्टेंस नहीं है हमारे लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा वो इमेजिनरी कोऑर्डिनेट होगा। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन हम यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में काल्पनिक चीज को किस प्रकार लिखा जाता है, वो कॉम्प्लेक्स की तरह लिखा जाता है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो टाइम कोऑर्डिनेट है वो एक इमेजिनरी कोऑर्डिनेट है। इस प्रकार उन्होंने क्या कहा कि जो फोर्थ कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, ICOT। यहाँ I क्या है, इमेजिनरी शो करता है, C क्या है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है आपकी, और T क्या है, आपका टाइम है आपका। यानी कि हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या बना, ICOT। इसका डायमेंशन एग्जैक्टली हमारे लेंथ के डायमेंशन से एग्जैक्टली मैच खाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो फोर आपने जो कोऑर्डिनेट लिए हैं
क्या ये चारों कोऑर्डिनेट से बनने वाला जो स्पेस होता है, स्पेस का मतलब आपका स्क्वायर लेंथ ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। स्क्वायर लेंथ ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपका s स्क्वायर इज इक्वल टू x1, पहले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, सेकंड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, थर्ड कोऑर्डिनेट का और फोर्थ कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। स्क्वायर लेंथ से आप कंफ्यूज मत होना, किसी भी दो पॉइंट के बीच में हम 3 डायमेंशनल में जो डिस्टेंस निकालते हैं क्या निकालते हैं, s स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और ऊपर वहां रूट लगा देते हैं, ठीक है। सिंपली यहां भी क्या होगा, बस एक चौथा कोऑर्डिनेट और जुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे x पर कोऑर्डिनेट ये जुड़ गया है, तो इससे स्क्वायर लेंथ ऑफ वेक्टर जो है हमारा, ठीक है, वो क्या बनेगा एग्जैक्टली, वो हमारा ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस आपका y का स्क्वायर प्लस आपका z का स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, i कॉम्प्लेक्स नंबर जो i आयोटा होता है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आपका माइनस होता है, ठीक है, यानी कि माइनस, ठीक है। और यहाँ पर c स्क्वायर और आपका t स्क्वायर, इस प्रकार जो है वो एग्जैक्टली हमारा स्क्वायर इंटरवल बनता है, किसके लिए, 4 डायमेंशन के लिए। लेकिन 4 डायमेंशन जो हमारा स्पेस बना है, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट्स से मिलकर के, क्या एग्जैक्टली ये हमारे अब तक के जो भी हमने नियम बनाए हैं उनको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो एग्जैक्टली देखो मैंने भी कहा था ना आपको कि जो मिन्कोव्स्की स्पेस का जो हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर में हमने यही प्रूव किया है कि जो हमारा ये वाला जो हमारा 4 डायमेंशन स्पेस जो बनता है हमारा, ये हमारे फिजिक्स के सारे नियमों की अनुपालना करता है। और किस नियम की अनुपालना करता है, वो एग्जैक्टली लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की अनुपालना करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा कि स्क्वायर लेंथ ऑफ वेक्टर इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम रिमेन इनवेरिएंट, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने इंटरवल लिया है, स्क्वायर इंटरवल लिया ना, ठीक है, वो कैसे हमने यहाँ पे x1 लिया, x2, x3, x4, मान लिया मेरे पास कोई भी 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पहला है s, दूसरा है s डेश, ठीक है। तो पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एग्जैक्टली मेरा ये इंटरवल होगा, और जो दूसरा स्पेस जो मेरा रेफरेंस फ्रेम है s डैश है, उसके लिए जो इंटरवल मैंने यहाँ लिखा है, उसके लिए क्या इंटरवल होगा, वही x1 कोऑर्डिनेट और डैश कोऑर्डिनेट, x2 डैश कोऑर्डिनेट, x3 डैश कोऑर्डिनेट, x4 डैश कोऑर्डिनेट, मतलब दूसरे फ्रेम के लिए डैश लगा दिया मैंने, वो s डैश कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, फ्रेम के लिए। तो इन दोनों फ्रेम में ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये एग्जैक्टली क्या होगा, ये इनवेरिएंट रहेगा। ये एग्जैक्टली हमने मिन्कोव्स्की स्पेस वाले जो हमने लेक्चर लिया था उसके अंदर एग्जैक्टली हमने उसको प्रूव भी किया, ठीक है। देखो एग्जैक्टली ये जो हमारा है वो इनवेरिएंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटरवल है पहले फ्रेम s में, वो इंटरवल दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी क्या होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इसको एग्जैक्टली में क्या लिख सकता हूं, इसको एग्जैक्टली में लिख सकता हूं समेशन ऑफ xi स्क्वायर और 1 से 4, ठीक है, एग्जैक्टली इसको लिख सकता हूं। और सिंपली यहां पर x डैश ने दूसरे फ्रेम के लिए लिख सकता हूं। तो ठीक है, यहां तक हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने ये फाइंड आउट किया कि जो भी हमने 4 कोऑर्डिनेट बनाए, उससे जो हमने स्पेस बनाया वो स्पेस हमारे फिजिकली नियमों की अनुपालना करता है। इसका मतलब क्या, वो एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जा सकता है इनवेरिएंट फॉर्म में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो यहां देखिए लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो हम देखो एग्जैक्टली हमारे प्रीवियस लेक्चर में लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन को भी एग्जैक्टली में बहुत डिटेल में पढ़ा है। एक बार उस लेक्चर को भी आप जरूर देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उस लेक्चर को आप देख रहे हैं कि उस लेक्चर में हमने इसी जो है 4 डायमेंशन ज्योमेट्री को शो किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन शो किया है, S1 फ्रेम से S2 फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। और एग्जैक्टली हमें यहाँ पे लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो एग्जैक्टली हमने यहाँ पर जो 4th कोऑर्डिनेट लिखा था वो किस लिए लिखा था, वो स्पीड ऑफ लाइट का कोऑर्डिनेट लिखा था, ठीक है, c स्पीड, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने क्या लिखा है कि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन आर डिजाइन, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन जो किया गया था सो दैट इसलिए डिजाइन किया गया था कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर लेंथ इन 4 स्पेस इज हेल्ड इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या था कि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या रहे, वो इनवेरिएंट रहे, मतलब रिमेन कांस्टेंट रहे। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हमारी है उसकी जो एक पॉस्टुलेट का उदाहरण है वो क्या थी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और वो किसी भी रेफरेंस ऑफ फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है।
वही एग्जैक्टली हमने लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूफ किया और लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन में इस प्रकार डिजाइन किया कि स्पीड ऑफ लाइट क्या रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर लेंथ यानी किसी भी 4 कोऑर्डिनेट या जितने भी कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट हो या 4 कोऑर्डिनेट हो उनका जो स्क्वायर लेंथ यानी डिस्टेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है, जैसे एस इस फ्रेम से इस फ्रेम के अंदर, वो भी क्या रहे, वो भी इनवेरिएंट रहे। तो एग्जैक्ट देखो हमने हमारे पिछले लेक्चर में लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन में हमने 2 रेफरेंस फ्रेम का ट्रांसफॉर्मेशन किया था और उसका रिजल्ट आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। वो रिजल्ट एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर शो किया है अपने कोऑर्डिनेट के सिस्टम में, ठीक है। ये देखो एग्जैक्टली यहाँ मैंने शो किया है, ठीक है। यहाँ देखो एग्जैक्टली ये मैंने क्या शो किया है, x जो कैपिटल X है x डैश यानी कि किसी भी s डैश फ्रेम के लिए पहला कोऑर्डिनेट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन ठीक इस प्रकार होगा, ठीक है। वो गामा cos x - vt, ठीक है। सेकंड क्या है, y डैश कोऑर्डिनेट यानी कि s डैश फ्रेम का कोऑर्डिनेट है और y किसका है, जो है s कोऑर्डिनेट का जो है वो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, s फ्रेम का। तो इस प्रकार देखो एग्जैक्टली मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक है। ये एग्जैक्टली हम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस ट्रांसफॉर्मेशन का और हमारे 4 कोऑर्डिनेट का हम क्या यूज करेंगे, हम एग्जैक्टली इसके इस ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा रीराइट करेंगे, ठीक है। किस लिए, 4 वेक्टर फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली मैं क्या चेंज करूंगा, तो कोई चेंज नहीं करूंगा। गामा जो है एग्जैक्टली गामा को हम इस प्रकार लिखते हैं 1/√1 - v²/c², ठीक है। और देखो मैंने क्या किया, v/c को मैंने क्या मान लिया, बीटा को कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो देखो मेरी इक्वेशन इस प्रकार हो जाएगी 1/√1 - v², ठीक है। इस दोनों इक्वेशन का यूज करके एग्जैक्टली मैं इसको वापस लिखता, ठीक है। जो आपका x डैश जो कोऑर्डिनेट है वो एग्जैक्टली क्या है आपका, वो एग्जैक्टली आप इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। x1 डैश यानी कि x डैश का मतलब क्या हो गया कि जो s डैश फ्रेम है उसका पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट है। देखो यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट में गामा एग्जैक्टली ऐसा कैसा आएगा, ठीक है। और ये जो x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, दूसरे फ्रेम का वो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आपका x1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। x डैश कोऑर्डिनेट तो क्या है, दूसरे फ्रेम का है और x कोऑर्डिनेट आपके s फ्रेम का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर माइनस है, सिंपल तो एग्जैक्टली मैं माइनस लिख देता हूँ। देखो इसमें थोड़ा मैं चेंज करूंगा, इसमें मैं चेंज क्यों करूंगा उसका मैं रीजन दूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या बनाना है, मुझे 4 वेक्टर बनाना है मेरे को, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो v है ना, इसमें मैं ऊपर नीचे c का गुणा कर देता हूँ, तो इस प्रकार, ठीक है। v और आपका नीचे c और आपका डॉट आपका c का गुणा और t है ना, इस प्रकार मैंने लिखा इसके अंदर ऊपर नीचे मैंने c का गुणा कर दिया। और देखो मैंने छोटा सा चेंज और करूंगा, वो चेंज क्या करूंगा एग्जैक्टली मैं इस आयोटा को मैं बाहर लूंगा, ठीक है, और इस आयोटा को एग्जैक्टली मैं अंदर भी ले लूंगा, ठीक है। यहाँ पर ले लेगा आयोटा, ठीक है। और देखो आयोटा और आयोटा स्क्वायर मिलेगा, बना देगा आपका माइनस बनाएगा, माइनस करके एग्जैक्टली आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप कंफ्यूज मत होना, इसको एग्जैक्टली आप सॉल्व करोगे यहाँ पर, ठीक है। देखो सीधे सी कट जाएगा आपका आयोटा और गुणा आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। इसी तरह को सेम वापस ये आ जाएगा आपका x माइनस आपका vot, ठीक है। इसको एग्जैक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं आपका गामा आपका x1 कोऑर्डिनेट, ठीक है, और प्लस आपका देखो ICT, ये देखो एग्जैक्टली ICT क्या एग्जैक्टली आपका, ये आपका 4th कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी कि ICT मेरा क्या है, मेरा 4th कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और देखो एग्जैक्टली v/c एग्जैक्टली मेरा क्या है, मेरा बीटा है एग्जैक्टली, ठीक है। ये एग्जैक्टली मेरा बीटा है और यहाँ से मेरा एग्जैक्टली आयोटा आ जाएगा, ठीक है। आपको पता लग रहा है कि मैंने क्या किया, पहला कोऑर्डिनेट और आपका 4th कोऑर्डिनेट मैंने इसके लिए एग्जैक्टली एडजस्ट किया, ठीक है। सिंपली सेकंड और थर्ड में कोई चेंज नहीं होगा, आपका y डैश इज इक्वल टू होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा करके y के बराबर हो जाएगा। इस y डैश को एग्जैक्टली आप है ना इस प्रकार भी ले सकते हो, ठीक है, x2 डैश, ठीक है, जो कि y डैश के बराबर है, वो एग्जैक्टली क्या होगा x2 यानी कि आपके y के बराबर होगा। यानी कि देखो एग्जैक्टली यहाँ पे जो y डैश कोऑर्डिनेट है वो क्या है एग्जैक्टली आपका x2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है, डैश कोऑर्डिनेट है ना। और यहाँ देखो एग्जैक्टली सिमिलर तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो है आपका x3 डैश कोऑर्डिनेट, जो क्या एग्जैक्टली आपका z डैश कोऑर्डिनेट है, वो किसके बराबर है एग्जैक्टली, देखो इस इक्वेशन से यहाँ पर हमारे वो बराबर है आपका x3 इज इक्वल टू z कोऑर्डिनेट के बराबर है, ठीक, क्लियर हो गया। और देखो लास्ट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जो t डैश कोऑर्डिनेट है वो एग्जैक्टली क्या है आपका x डैश 4 कोऑर्डिनेट है ना, x4 डैश कोऑर्डिनेट है। देखो एग्जैक्टली यहाँ पर जो t डैश कोऑर्डिनेट है ना,
इन दोनों को एग्जैक्टली मैं I और C से गुणा कर देता हूं। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूं, मैं रीजन बोल एग्जैक्टली I C T डैश। ठीक है, क्यों किया देखो मैंने एग्जैक्टली, क्योंकि देखो x4 डैश, देखो x4 कोऑर्डिनेट से बराबर I C और T के बराबर है, तो क्या होगा x डैश 4 कोऑर्डिनेट क्या होगा I C और T डैश के बराबर होगा। तो एग्जैक्टली इस प्रकार हो गया। ठीक है, यहां भी अगर मैं इस पर गुणा कर दूं, किससे गुणा करूंगा, गामा ऐसा ऐसा रहेगा, और यहां देखो मैं I, ठीक है, I C और T का गुणा करूंगा। ठीक है, और माइनस आपका V, ठीक है, और आपका यहां पर जो है वो आईटा और C, नीचे C स्क्वायर और आपका T है ना, सॉरी x रहेगा ना, और x का मतलब क्या हुआ, x का मतलब है ना पहला कोऑर्डिनेट। ठीक है, वहां पर x1 हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली मैं लिख सकता हूं। देखो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने दोनों तरफ क्या किया है, I C का गुणा किया है। क्यों, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, x4 फोर्थ कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, अब देखो इस चीज में थोड़ा सॉल्व करता हूं, उसका हल्का सा एग्जैक्टली वो क्या होगा, तो यहां गामा ऐसा कैसा रहेगा, I C और T है वो एग्जैक्टली आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये देखो एग्जैक्टली पहले इसको माइनस को ले लेता हूं ना, माइनस एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा आपका, C अपॉन C किसके बराबर है आपका, बीटा के बराबर है। देखो V अपॉन C बीटा के बराबर है, ये आईटा बीटा और आपका x1 है, और यहां से देखो एग्जैक्टली प्लस आपका x4। ये एग्जैक्टली मैं इस प्रकार इसको लिख सकता हूं। देखो एग्जैक्टली मैंने इसको चेंज किया है, आप लोग इसे सॉल्व करना बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली इसको एग्जैक्टली मैं एक मैट्रिक्स मेथड में लिख सकता हूं। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ क्या है आपका जो है वो इस प्रकार है। ठीक है ना, ये मैं लिख देता हूं ना, x1 डैश है ना, और दूसरा क्या है आपका x2 डैश, तीसरा क्या है x जो है वो डैश और आपका 3 और आपका x डैश और आपका जो है वो सॉरी 4 और डैश। ये आपकी चार कोऑर्डिनेट है ना, x1 आपका x2 और आपका x3 और आपका x4 ये चार कोऑर्डिनेट है बराबर। ठीक है, मैं एग्जैक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, फिर आपको बता दूंगा मैं कि मैं इसको किस तरह में इसको लिखा है। और यहां तक एग्जैक्टली इस दूसरे पक्ष की तरफ कौन से कोऑर्डिनेट है आपके, x1 कोऑर्डिनेट है आपका, x2 कोऑर्डिनेट है, x3 कोऑर्डिनेट है और आपका यहां पर x4 कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये वाला ना, यानी देखो ये आपका x1 कोऑर्डिनेट हो गया है ना, और आपका ये हो गया x2 कोऑर्डिनेट, ये आपका x3 कोऑर्डिनेट, ये आपका x4 कोऑर्डिनेट। सिंपल है। तो एग्जैक्टली ये कोऑर्डिनेट का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया। अब मुझे बीच की मैट्रिक्स चाहिए। सिंपली फर्स्ट देखो एग्जैक्टली x1 कोऑर्डिनेट क्या है, ये रहा, यहां पर x1 कोऑर्डिनेट यहां पर ये रहा। ठीक है, तो यानी पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, गामा जब गुणा होगा क्या होगा, पहले कोऑर्डिनेट कोएफिशिएंट क्या है, क्या आपका गामा है। सिंपली इसको आप अंदर गुणा कर सकते हो। ठीक है, और x2 कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो कोऑर्डिनेट, x2 को कोऑर्डिनेट है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, x3 कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें x3 कोऑर्डिनेट है ही नहीं, जीरो होगा। और x4 कोऑर्डिनेट क्या आपका, वो आपका आयोटा और बीटा कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस प्रकार मैं इसको मैट्रिक्स मेथड में लिख सकता हूं। ठीक है, सेकंड देखो एग्जैक्टली x-2। ठीक है, ये किसके बराबर है आपका, ये एग्जैक्टली y के बराबर है, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो ये देखो इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट है क्या, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं है आपका, सेकंड कोऑर्डिनेट है, हां x2 कोऑर्डिनेट है, तो मतलब हो गया इसका कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट गुणा में जो है जस्ट के वो, और x3 कोऑर्डिनेट इसमें नहीं है आपका, और ये भी नहीं है। सेकंड क्या होगा आपका x-3 के अंदर x1 है क्या, नहीं है आपका, x2 है क्या, नहीं है, x3 है। ठीक है, और आपका x4 नहीं है। नेक्स्ट क्या आपका x-4 ये रहा। ठीक है, इसके अंदर एग्जैक्टली आपका x1 है, हां वो है आयोटा और बीटा है ना, माइनस आयोटा बीटा है ना, क्लियर हो गया, ये इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है, और इसके अंदर x2 है क्या, नहीं है, इसमें x3 है, नहीं है। ठीक है, इसमें x4 है, हां इसमें x4 का एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये एग्जैक्टली जो है मेरी एक न्यू मैट्रिक्स फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो चीज क्या है कि जो 4 वेक्टर जो लिखा जा रहा है वो एग्जैक्टली किसकी फॉर्म में लिखा जाता है, टेंसर की फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेंसर फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कॉम्पैक्ट इक्वेशन को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सके। अब देखो एग्जैक्टली इसको मैं टेंसर की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, यानी टेंसर नोटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेंसर नोटेशन क्या होगा, ये सारे कोऑर्डिनेट को मैं एक ही फॉर्म में लिखूंगा। वो क्या लिखूंगा बेसिकली मैं, ये लिखूंगा बेसिकली मैं आपका समेशन, ठीक है, i इक्वल टू 1 से आपका 4, इनकी चार कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और आपका जो है वो x डैश आपका i।
क्लियर हो? आई की वैल्यू 1 रखने पे क्या होगा आपका x1 आ जाएगा, 2 रखने पे x2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इस साइड का। ठीक है, बराबर के साथ बराबर आपका। ठीक है, इस पूरी मैट्रिक्स को, ठीक है, एग्जैक्टली इन शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखा जाता है उससे पहले तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका ये हो जाएगा आपका सिग्मा। ठीक है, ये आपका j कोऑर्डिनेट है ना, ये एग्जैक्ट 1 से क्या चल रहा है आपका 4 चल रहा है आपका, और देखो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं x और j लिख देता हूँ ना, x और j। ठीक है, एंड ये x1 रखोगे तो आपका x1 आ जाएगा, j की वैल्यू 2 रखोगे तो x2 आ जाएगा, 3 और 4 आ जाएगा। इस पूरी मैट्रिक्स को एग्जैक्टली इस प्रकार लिखते हैं नीटा, ठीक है, आयोटा और आपका j। ये पूरी मैट्रिक्स जो है वो इस प्रकार लिखी जाती है। ये एग्जैक्टली क्या कहलाता है आपका, ये एक तो टेंसर नोटेशन कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 वेक्टर जो आपका है ना फॉर्मेशन, वो एग्जैक्टली क्या चल रहा है, टेंसर की फॉर्म में चल रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमने टेंसर नोटेशन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली फाइनली 4 वेक्टर फॉर्मेशन का फिजिकल मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मैंने, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है, एनी वेक्टर का मतलब है कि हमने यहाँ पे क्या किया, पोजीशन वेक्टर लिए थे। जरूरी नहीं कि हर बार पोजीशन वेक्टर हो सकता है यहाँ पे मोमेंटम का वेक्टर आ जाए, हो सकता है यहाँ वेलोसिटी का वेक्टर आ जाए, हो सकता है यहाँ एनर्जी का कोई वेक्टर आए, या हो सकता है कोई दूसरा वेक्टर आए। तो उन वेक्टर्स को हमने क्या ले लिया, a1 a2 a3 a4 ले लिया। ठीक है, जैसे a1 a2 a3 a4। ठीक है, यानी कि इफ द कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर a1 a2 a3 a4 आर ट्रांसफॉर्म्ड लाइक लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कोई भी जो वेक्टर, हम 4 वेक्टर लेंगे, उन 4 वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वेक्टर का, वो अगर लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन की अनुपालना करता है, उसके अकॉर्डिंग होता है अगर, ठीक है, एंड इट्स समीशन, यानी देखो एग्जैक्टली ये जो आपका 4 वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, वो इमेज जो एग्जैक्टली शो करती है, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करती है, वो जो है वो एग्जैक्टली आपके इसकी तरह है। ठीक है आपको, बस यहाँ पर कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। ठीक है, तो यानी कि अगर इस इक्वेशन को कोई भी वेक्टर अगर एज ए ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो 4 वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, या वो 4 वेक्टर की तरह लिखा जा सकता है, और वो टेंसर नोटेशन की तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड इट्स समीशन, देखो समीशन है कि आपका यूज है कि वही समीशन है टेंसर वाला समीशन जो है एग्जैक्टली रिमेन इनवेरिएंट। यहां पे देखो एग्जैक्टली ये a u का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये एग्जैक्टली स्क्वायर लेंथ वाला है। ठीक है, ऐसे स्क्वायर से लिखते हैं ना, ये एग्जैक्टली वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, रिमेन इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन, देन वेक्टर इज कॉल्ड 4 वेक्टर। यानी कि इस डेफिनेशन से हमें क्या शो होता है, इससे एग्जैक्टली में ये शो होता है कि कोई भी जो है वेक्टर है, ठीक है, तो 4 वेक्टर की तरह लिखा जा सकता है। उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो एग्जैक्टली लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करे, फॉलो करे, नंबर 1। नंबर 2 क्या होनी चाहिए कि वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आप उसे ले जाओगे, ठीक है, तो वो क्या रहना चाहिए, इनवेरिएंट रहना चाहिए, मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि वो जो रिप्रेजेंटेशन है उसका, वो ठीक है इस प्रकार होना चाहिए। अगर इस प्रकार अगर वो जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है अगर इस मैट्रिक्स की फॉर्म में या इस नोटेशन की फॉर्म में, वो एग्जैक्टली 4 वेक्टर फॉर्मेशन कहलाता है। थैंक यू।